वेलकम बैक। आज हमारे पास नया चैप्टर है एच.सी. वर्मा का, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे गोज लॉ और उसकी एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। देखते हैं, इसके एक लेक्चर बनते हैं दो, तो करते हैं शुरू एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। 1 में कह रहा है कि E इक्वल टू हमें दे रखा है 3/5 E नोड आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में 4/5 E नोड जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नोड की वैल्यू है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स निकालना है एरिया से जो पैरेलल है वाई जेड एक्सिस के, वाई जेड प्लेन के, एक्सिस नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं रफली सा, ये हमने बना लिया। तो वो कह रहा है कि ये वाई जेड सिस्टम के पैरेलल है, तो मैं इसको वाई जेड सिस्टम के पैरेलल बना लेता हूँ। अगर ये वाई जेड सिस्टम के पैरेलल है तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? एक्स एक्सिस में, ये इंडिकेट करेगी एक्स एक्सिस में। तो अब इसको एक बारी देख लेते हैं। मान लीजिए ये है वाई जेड, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। अब आते हैं फार्मूले पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E A cos थीटा, जहाँ थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉट एरिया वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है? नॉर्मल समझ लीजिए, परपेंडिकुलर। तो ये रही सरफेस जो वाई जेड प्लेन के क्या है? पैरेलल। तो वो ये सरफेस देखेगी किस तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? आई कैप। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो व्हाट इज द फ्लक्स? E नोड 3/5 E नोड आई कैप 4/5 E नोड जे कैप डॉट A आई कैप। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 3/5 0.2 E नोड। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। और फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट मीटर। ठीक जी। तो ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ई नोड की वैल्यू डाल दीजिएगा, ये आपका आगे आपका काम है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। 2 आप खुद ही कर सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 3 में शो कीजिए कि कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा एक यूनिफॉर्म इन ए रीजन जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही हो। एक ऐसा रीजन बनाइए जिसके अंदर अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चला दें तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। देखिए डायग्राम में मैंने यहाँ दिखा रखा है एक क्यूब विच इज़ ए यूनिफॉर्म, एक रीजन बना दिया क्यूब के नाम पे। अब उसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चला रहा हूँ, तो ये रेड कलर से इसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट कर दी। तो इसकी डायरेक्शन हम दिखा देते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। और इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर कई सारी सरफेस है। वैसे तो इसमें 6 सरफेस होती है, बट सरफेस नंबर 1, जो ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर 2 है, इन्हीं पे ही फ्लक्स बनता है। कैसे? सरफेस नंबर 1 को देखिए आप कि इसको थोड़ा छोटा ही दिखाते हैं। एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका? आउटसाइड, नॉर्मल टू प्लेन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चल रही है? इस तरफ। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? ई, इसकी साइड ए ले लूँ क्यूब की, तो एरिया, एंगल कितना हो गया ई और ए में? 180 है। मैं किस पे बात कर रहा हूँ? पहली सरफेस पे। तो कितना आ गया? -E A²। इसके बाद चलते हैं फ्लक्स नंबर 2 निकालने सरफेस नंबर 2 पे। 2 पे एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक्स में चला दी है मैंने, और वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही।
तो व्हाट इज द फ्लक्स? ई ए स्क्वायर कॉस 0 ई ए स्क्वायर 2. सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? माइनस ई ए स्क्वायर कितना आ गया 0. तो नेट फ्लक्स क्या आ गया 0. यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा तो वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. जब नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ही 0 है तो क्यूब के अंदर, इनसाइड क्यूब के अंदर चार्ज भी क्या होगा 0. जितना चार्ज एंटर करेगा या जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइन एग्जिट कर जाएंगी. यानी कि जितना फ्लक्स इसके अंदर एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स इसमें से क्या कर रहा है? लीव कर रहा है. अब मैं आता हूँ सरफेस नंबर 3 पे और 4 पे. सरफेस नंबर 3 बनाते हैं. 3 का एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसलिए इसमें एंगल कितने डिग्री हो गया 90. तो नेट फ्लक्स क्या हो गया 0, जो हमने कंसीडर ही नहीं किया. अगली सरफेस नंबर 4 विच इज़ डाउनवर्ड सरफेस, ये रही. तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इधर. तो इस पर भी फ्लक्स क्या होगा? तो इसका मतलब बाकी 4 सरफेसेस जो बची हुई हैं उन सब का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर. इसलिए उन सब पे नेट फ्लक्स क्या होगा 0. बाकी सिर्फ 2 पे बनेगा, 1 पे और 2 पे. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई नोड एक्स बाई एल. ई नोड एक्स बाई एल का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक्स यानी कि पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस के हिसाब से चेंज हो रही है. कैसे चेंज हो रही है? जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है. अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगी 0. अगर मैं यहाँ आ जाऊँ कहाँ पर? ए कोमा 0 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई ए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई ई नोड ए बाई एल. तो जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स चेंजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस. इट मीन्स जो ये क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. पिछले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में क्या करेंगे? इसने कही है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज निकालिए. क्यू इनसाइड निकालना है किसके अंदर? एक ऐसी सरफेस के अंदर जिसके एक्स कोऑर्डिनेट एक तो 0 है और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है? ए. तो ये देखते हैं कैसे बनाते हैं. देखिए एक साइड क्या होगी 0 पे, एक ए पे, और एक साइड क्या होगी 0 पे, एक वाई ए पे, एक साइड क्या होगी 0 पे, एक जेड ए पे, और इन सबको इसी तरह से मिला देंगे हम. तो ये बन जाएगा क्यू. तो ये इस तरीके से बना दिए. ये हमने बना दिया. एक साइड सबका एक कोना 0 पे रखा हुआ है और बाकी सबका एक कोना ए पे रखा. तो अब हम क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये फेस नंबर 1 पे और फेस नंबर 2 पे होती है, सिर्फ फ्लक्स बनाती हैं. क्यों? क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? आई कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में चल रही है. मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको. तो चलते हैं जी सॉल्यूशन पे. तो सॉल्यूशन में क्या है? फ्लक्स ऑन सरफेस नंबर 1 क्या होता है? फ्लक्स ई ए कॉस थीटा. सरफेस बना लीजिए, सरफेस का कोऑर्डिनेट बना लीजिए. तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या है 0. तो यहाँ एक्स डालिए. ई इक्वल टू ई नोट 0 बाई एल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई 0. तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया सरफेस नंबर 1 पे 0. अब चलते हैं सरफेस नंबर 2 पे. ये रही 2 बनाइए. 2 का एरिया वेक्टर इधर होगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर होगी। तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ई नोड इस सरफेस का, जिसको मैंने अभी ये शेडेड किया है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए। तो यहाँ पे ए डालिए, ए बाय एल आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगी, नॉन जीरो होगी। तो फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पर? ई ए कॉस 0 डिग्री, ई ए क्यूब बाय एल, ई ए क्यूब बाय एल। इसके बाद ये आ गया फ्लक्स ऑन सरफेस 2। सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? φ1 ये आ गया टोटल फ्लक्स वोल्ट मीटर। और हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू गोज लॉ? क्यू इनसाइड या एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए क्यूब बाय एल इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड। तो ये आ गया नेट चार्ज। तो ई नॉट, सॉरी यहाँ ई नॉट आएगा। तो ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है बुक में, आप ई नॉट की वैल्यू डाल दीजिए इसमें एंड यू विल गेट द आंसर। ई नॉट की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ एल की वैल्यू मैंने शुरू में लिख रखी है और ए की वैल्यू है। ये सब पैरामीटर डाल के आप चार्ज इनसाइड निकाल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। हमें यहाँ पर एक स्क्वायर सरफेस दे रखी है। देखिए गोज लॉ तभी काम करेगा जब सरफेस क्या होगी? क्लोज्ड। बस इस बात को ध्यान रखना, ये स्टार मार्क है। तो इसका मतलब जो ये सरफेस बनी हुई है तो ओपन है, एक प्लेट ही तो है सिर्फ ये, तो इसको पहले क्लोज बनाओ। क्लोज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके चारों तरफ एक इस तरह की शेप हमें खुद ही सोचनी पड़ेगी कि ऐसी क्या शेप बनाई जाए जिससे ये सरफेस बंद हो जाए। तो ये मैंने इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बना दी और ये चार्ज इसके अंदर आ गया। अब सरफेस की हाइट कितनी ले ली? ए, क्योंकि इसकी हाइट भी क्या है? ए। और चार्ज कितनी ऊंचाई पे है? a/2। तो चार्ज इसके अंदर आ गया। चार्ज अंदर आ गया तो गोज लॉ कहता है कि अब मैं अप्लाई हो सकता हूँ। तो फ्लक्स क्या हो गया? Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। Q एनक्लोज्ड, Q इसके अंदर आ गया, सारी सरफेस के अंदर आ गया ना। तो कितना चार्ज है अंदर पूरी सरफेस की? क्योंकि ये जो Q एनक्लोज होता है कौन सी सरफेस के अंदर होता है? क्लोज। अब ये पूरी क्लोज बन गई ना, ग्रीन प्लस ऑरेंज को मिला के। तो इस पूरी के अंदर कितने चार्ज हैं? एक ही है, तो Q/ε0 आ गया नेट फ्लक्स। पर ये जो नेट फ्लक्स है, ये नेट फ्लक्स कितनी सरफेस पे बन रहा है? 6 सरफेस पे। ये बन रहा है 6 सरफेस पे। तो किसी एक सरफेस पे कितना बन रहा है? Q/6ε0। ये जो फ्लक्स है, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं Q बनाता हूं तो इस चार्ज की फील्ड लाइंस हर सरफेस पे टकरा रही है और हर सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? बाहर। और सबके साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बना रही है? 0 डिग्री एंगल। इस बार सबके साथ 0, सबके साथ फ्लक्स बनेगा। तो इसका मतलब ये Q चार्ज सारी सरफेस के साथ मिलकर कितना फ्लक्स बना रहा है? Q/ε0। तो सारी सरफेस हैं कितनी? 6। तो एक सरफेस पे कितना बना रहा है? Q/6ε0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें इसने एक क्लोज सरफेस बना के दी है हमारे को, ये रही। और एक इसको हम दोबारा नीचे की तरफ बना लेता हूँ मैं, और चार्ज को यहाँ रख दिया Q। और अब हमसे पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स निकालो। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए गोज कौन सी सरफेस मांगता है? Q क्या होना चाहिए? एनक्लोज्ड। और सरफेस क्या होनी चाहिए? क्लोज। पर ये तो ओपन है, तो क्लोज करने के लिए हम इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी शेप अपने आप सोचेंगे कि ऐसी क्या सरफेस बनाऊं कि वो इसे क्लोज कर दे। तो ये रही
क्लोज बन गई। तो अब ये चार्ज की फील्ड लाइन कितनी सरफेस चार्ज कितना फ्लक्स बना रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन, पर कितनी सरफेस पे बना रहा है, 2 पे, क्योंकि क्लोज करने वाली कितनी सरफेस है इसको, सिर्फ 2, पिछले केस में कितनी थी, 6। तो एक सरफेस पे फ्लक्स कितना बन रहा है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर इस रीजन में हमने चार्ज भर रखा है और चार्ज कितना है, क्यू, कैपिटल क्यू। यहाँ पर ये आप डायग्राम में भी क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये रीजन खाली है R1 से छोटे वाला, और R1 और R2 के बीच में रीजन हमने भर रखा है यहाँ पे चार्जेस। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो x पे, जहाँ x R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है। तो देखिए इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर, R1 से बड़ा और R2 से छोटा, तो ये रहा वो रीजन। तो हम इसमें कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं कि अगर मैं गोज लॉ का इस्तेमाल करता हूँ तो गोज लॉ कहता है E डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। चार्ज अंदर होना चाहिए उस सरफेस के जिस पे हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे गॉसियन सरफेस पहले बना लेते हैं, ये रही गॉसियन सरफेस, ये ले ली मैंने। कितनी रेडियस की है गॉसियन सरफेस, x रेडियस की। ये बन गई। अब हमें चार्ज इस x रेडियस के अंदर वाला चाहिए, यानी कि ये वाला चार्ज। इसके बाहर वाला चार्ज मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि फार्मूला डिमांड करता है कि अगर इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो चार्ज भी इसी रीजन के अंदर होना चाहिए, जिसकी रेडियस हमने क्या मानी है, x। ठीक है जी। तो इसमें कैसे करेंगे, पहली बात तो इसने कही है स्फीयर है, तो स्फीयर पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो वॉल्यूम पे होता है। तो 4/3 पाई कितना है रेडियस, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, R2 क्यूब माइनस चार्ज कितना है, क्यू, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। इस पूरा आ गया ना, पूरा रीजन आ गया ना, इस पूरे रीजन पे कितना चार्ज हो गया, क्यू। तो एक पे कितना हो गया, क्यू बाय, और कितने रीजन पे चाहिए हमारे को चार्ज, पाई इस रीजन पे जो मैंने शेडेड किया। इस रीजन की रेडियस क्या है, x माइनस R1, ये टोटल x है यहाँ तक, x में से R1 गई, तो x क्यूब माइनस R1 क्यूब पे चार्ज कितना हो गया, क्यू बाय, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ गया, क्यू एक्स क्यूब R1 क्यूब R2 क्यूब R1 क्यूब। इसको भी रख लेते हैं। अब चलते हैं इसको पुट करते हैं हम इस फार्मूले में जो एक गोज ने बना रखा है। तो चलते हैं जी, देखते हैं। तो गोज का फार्मूला क्या है, E डॉट एरिया। याद रखिएगा ये जो ds होता है, ds हमेशा किसका एरिया होता है, गॉसियन सरफेस का, हमेशा गॉसियन सरफेस का ही। चलिए E डॉट डी एस, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया, 4πx² क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। क्यू एनक्लोज कितना है हमारे पास, कैपिटल क्यू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइड बाय R2 क्यूब R1 क्यूब एप्सिलॉन। तो E कितना आ गया, क्यू बाय, so this is the electric field in a region x greater than R1 और लेस देन R2।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में इसका थोड़ा बहुत आप आधा कंसेप्ट समझ सकते हैं कि चार्ज कैसे निकालते हैं, बाकी के लिए आप जेई मेंस वाले इस पे ज़रा ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।